I'm Khadija Safdar. I'm a climate activist and a chapter leader at the Kids Rights International Foundation, as well as the founder of this NPO, Save Our Mother Earth. मैं ओबियन हूँ और मैं पेशे के हिसाब से तो ऑडियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन जो मेरा शौक है, मैं राइटर हूँ, मैं ऑथर हूँ। और क्योंकि मैं राइटर हूँ तो मैं समहाउ क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हूँ, समहाउ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ। आई वुड से कि मैं फुली इसको टाइम दे रहा हूँ इस एक्टिविज्म को, लेकिन जहाँ तक मुझसे हो सकता है, जहाँ तक लॉ परमिट करता है हमारा हमें, या जितनी भी लिमिटेशंस हैं जिसमें रह के मैं काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हो सक रहा है। Okay. ग्रेट टू नो दैट ओबियन। और मैं हुमैरा तहसीन हूँ। मैं बेसिकली तो एक लेक्चरर हूँ, सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ, सोशल साइंसेस मेरा मजमून है, लेकिन साथ ही साथ इंटर स्पीशीज जस्टिस मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और इसमें मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इस हवाले से काम हो, लोगों में आगे ही आए कि हमारे साथ साथ हम इंसानों के साथ साथ जो बाकी स्पीशीज हैं उनके लिए जो है वो एक बेहतर दुनिया का होना क्यों जरूरी है, एंड why do we need to talk about it, and why do we need to safeguard the rights of other species which share the planet with us. So thank you, Khadija, for having us tonight. You're welcome, and thank you for taking our time for this webinar. And now finally, since we're starting it, this webinar is gonna highlight some of the most pressing concerns of the day faced by the developing countries, including Sri Lanka, India, Nepal, Pakistan, and Bangladesh. We will be discussing three of them today, that is interspecies justice, gender-based discrimination and violence, and cultural attitudes towards climate change, which is related to the SDGs 5, 13, and 14. So I'll first invite Obian Mayo to come forward and speak on his topic. Okay, जो मेरा टॉपिक है वो है कल्चरल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्राइसिस। अच्छा, मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा भी कहूँगा, हर पॉडकास्ट के स्टार्ट में हम ये बात करते हैं कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं अपनी इस फील्ड के, हम क्लाइमेट के एक्सपर्ट नहीं हैं, हम वी आर नॉट साइंटिस्ट। हम जो बात कर रहे हैं उसमें गलती हो सकती है, ठीक है ना, उसमें हम जो भी स्टेटिस्टिक्स देंगे उसमें गलती हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो आप कमेंट्स में आके हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ गलत है, ठीक है ना, विद रेफरेंस। तो हम इट्स जस्ट अ फ्रेंडली डिस्कशन कि हमारे जो हम जो सोच रहे हैं तो हम डिस्कस करेंगे, हमारे माइंड में ये बात है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो जो कल्चरल एटीट्यूड्स हैं हमारे, उसकी अगर बात करें, उसका जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट के ऊपर, और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज की या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की, तो मैंने इसके बारे में मैंने बहुत सोचा है, कई बार सोचा, ठीक है। उसमें एक तो बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ठीक है, हम अब इस बात पर दुनिया आ गई है कि दुनिया के 20 ममालिक जो अमीर तरीन है, उनका जो फैलाया हुआ कचरा है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा काम कर रही है उससे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें दुनिया की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों की वजह से ही क्लाइमेट में चेंज आता है। जब डायनासोर से दुनिया में, तो एक तो थ्योरी ये है कि एक शहाब साकिब गिरा और वो सब कुछ तबाह हो गया, बट एक थ्योरी ये भी है कि उनके अपने ही, क्योंकि आबादी बढ़ गई थी डायनासोर्स की, तो उसकी वजह से वो जो उन्होंने खुराक ज्यादा खानी शुरू कर दी, और फिर उनकी जो आगे इश्यूज स्टार्ट हुए उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ और वो सब खत्म होते चले गए। इसी तरह अब जैसे कि न्यूजीलैंड जो है, उन्होंने अभी जानवरों के ऊपर टैक्सेस लगाए थे। क्यों लगाए? क्योंकि जानवरों की वजह से भी क्लाइमेट में चेंज आता है। जितना ज्यादा आप गोश्त खाओगे, जितना ज्यादा आप लोग जानवरों को पालोगे, और जितना ज्यादा जानवर होगा दुनिया में, उस हिसाब से फिर क्लाइमेट पे इफेक्ट आएगा। इसके अलावा जो हमारा आर्कटिक है, या हमारी जो हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहां पे भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो जमीन की अपनी एक्टिविटीज है, जिसमें इंसान का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो चेंज, जैसा कि आइस एज थी। अब देखिए, आइस एज के वक्त तो इंसान बहुत कम था, या नहीं था, या थोड़ा था, जो भी था, बट क्लाइमेट चेंज हुआ, बर्फ पिघली, मौसम बदले, तब तो इंडस्ट्रीज नहीं थी, तब तो जो आज प्लास्टिक्स जो हैं, जो कुछ चीजें, ये नहीं थी, बट चेंज हुआ। तो जमीन का अपना भी एक रोल है इसमें। हमारा रोल ये है, बीइंग ह्यूमन, के हम, अब हमारे पास साइंस आ गई, साइंस से हमें पता चल गया है कि ऐसे ऐसे जमीन के साइकिल्स हैं, ये चेंज करती है खुद को, और हमारा ये रोल है, हम इतनी पोल्यूशन फैला रहे हैं, जो जानवर हैं उनसे इतनी पोल्यूशन आ रही है, और इस जगह से इतनी पोल्यूशन आ रही है, तो हम उसके हिसाब से हमारे पास सोल्यूशन आते जा रहे हैं।
और हम उसको अडॉप्ट करके हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, और हम जो जो एक तेज जो हो रहा है क्लाइमेट क्राइसिस, उसको हम स्लो कर सकते हैं अपने लिए, ताकि हम ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकें इस जमीन के ऊपर। तो जो बार बार सोचने के बाद जो सबसे बड़ा जो मेरे दिमाग में पॉइंट आता है, ठीक है, हम इंडस्ट्रीज की भी बात करते हैं, हम प्लास्टिक्स की बात करते हैं, सब कुछ करें, सबसे बड़ा कंसर्न तो आबादी नहीं हो गई हमारा, कि हम लोग आबादी जो स्पेशली जो हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे आबादी के ऊपर ऐसी रोकथाम नहीं है जैसे होनी चाहिए, कि लोगों का कल्चरल ऑब्लिगेशन लगा लें कि वो कहते हैं कि बच्चे ज्यादा हों, जो जिसको वो कहते हैं कि वो उनकी फोर्स बनेगा कल को। लेकिन अगर आपके पास बच्चे को एजुकेशन देने के लिए, खुराक देने के लिए पैसे नहीं है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, और आपके 12 बच्चे हो जाते हैं, तो उसका इफेक्ट अल्टीमेटली आपके कंट्री की मैशत के ऊपर आएगा, आपके अपने ऊपर आएगा, ठीक है ना। और फिर जाहिर सी बात है, जो बच्चे अवेयर नहीं है, जो आगे एजुकेशन नहीं कर रहे, उनको नहीं पता क्लाइमेट क्राइसिस क्या है, तो अपना रोल इसमें नहीं अदा कर सकेंगे, इस जंग में जो हम लड़ रहे हैं मौसम के हवाले से या क्लाइमेट के हवाले से, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, तो उसमें उनका रोल, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं होंगे। ऐसे अभी भी बहुत सारे ममालिक हैं जो कि लीस्ट बॉदर्ड हैं क्लाइमेट क्राइसिस के हवाले से। तो आबादी एक बहुत बड़ा रोल है, कि ठीक है, प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स बन गई है, अब प्लास्टिक को यूज कौन करेंगे? हम यूज कर रहे हैं ना। ठीक बिल्कुल। है, 20 ममालिक जो है, इंडस्ट्रीज जहाँ पे लगी हुई हैं, जो बहुत अमीर मुल्क है, वो अगर प्लास्टिक्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसको, उनकी तो आबादी कम है ना, उनकी तो आबादी बहुत कम है हमसे, लेकिन उनकी प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं ना। या तो ऐसा नहीं मैं कहता कि जैसा कि कहा जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो, उनका रोल बिल्कुल भी नहीं है क्लाइमेट क्राइसिस में, या फिर बिल्कुल 1% है। नहीं, हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, किस घर में प्लास्टिक नहीं है? हमारे घर प्लास्टिक्स हैं, हमारे घर में लग्जरी है, हम लोग अपनी पार्टीज करते हैं, बर्थडे पार्टीज में कितना हम प्लास्टिक यूज करते हैं। तो हम सब, हर इंसान बराबर से रिस्पॉन्सिबल है। यस, एक काम हम ये कह सकते हैं, जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, समहाउ उनको हम साइड पे कर सकते हैं, कि वो लोग अभी भी पुरानी सकाफत पे अपने मट्टी के बर्तन, उनके अपने जो भी सिल्वर या स्टील जो भी था, वो अभी तक चल रहा है उनके पास, आप जाएं तो वो अभी भी पुराने उन पे हैं, काम कर रहे हैं, जो उनके पुराने तरीके थे। हमारे यहाँ तो कम है, बट आपको अफ्रीका में बहुत मिल जाएंगी ऐसी कम्युनिटीज, अमेजोन फॉरेस्ट में मिल जाएंगी आपको। अमेरिका के जो नेटिव अमेरिकन हैं, वो इस तरह के हैं कि वो अभी तक अपने पुराने असूलों के ऊपर चल रहे हैं। तो उनको हम कह सकते हैं कि वो लोग जिम्मेदार नहीं है, बट बाकी जितने भी लोग हैं जो समहाउ साइंस टेक्नोलॉजी से जो लोग अवेयर हो चुके हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज से, जो यूज कर रहे हैं इन चीजों को। तो आबादी बहुत बड़ा कंसर्न है, कि आबादी के अगर हम कंसर्न नहीं है आबादी को कंट्रोल करने के लिए, तो मैं कहता हूँ कि हम फिर रिस्पॉन्सिबल हैं, हम बहुत बड़े जिम्मेदार हैं पोल्यूशन के और क्लाइमेट क्राइसिस के। बिल्कुल ओबियन, क्योंकि जब हमें मालूम है कि एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी वो उसका एक रिसोर्सेज होते हैं, सेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के, उससे वो कितने इंसानों को उनकी नीड्स पूरी कर सकता है, केटर कर सकता है। बिल्कुल। तो या क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जो मतलब वो हमेशा से दुनिया में था, मगर उसका अब ये रैपिड इफेक्ट है जो हमें नजर आ रहा है। वो दुनिया शुरू से इसलिए था क्योंकि उसके हम इफेक्ट देखते और पढ़ते भी हैं, कि जितने भी हम्म, डिजास्टर्स हुए सारे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं थे, मगर जो मोस्ट रीसेंट हम देखते हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैं ब्राजील की, या जिस तरह ड्राउट है, या पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए थे पिछले साल, वो उसकी एग्जांपल है। तो मेन रीजन ये है कि, और उस पे हम इतनी डिबेट्स होती क्यों नहीं, खास तौर पर पाकिस्तान में। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि जिसको हाईलाइट किया जाए। जिस तरह हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसकी बड़ी रीजन ये है कि यूजुअली लोग जो हैं, पाकिस्तान के लोग, मेजोरिटी ऑफ देम, देर इलिटरेट, या वो देर पुअर पीपल। वो जैसे उनके इतने मसाइल और हैं कि वो, मतलब जिस तरह पॉवर्टी है, एजुकेशन है, और बच्चों को देखना है, अपने जिंदा रहना है, तो उसके लिए क्या करना है। तो उनके अपने ही मसाइल इतने ज्यादा है कि क्लाइमेट चेंज तो उनकी नजर में तो कुछ भी नहीं है, उससे ना उनका फिर लेना देना होता है, और कि अपना दे हैव टू लिव। और दूसरा ये कि बिजनेसेस जो हैं वो, अब देखिए, अगर वो क्लाइमेट चेंज उनको पता है हो रहा है, और गवर्नमेंट ने भी कहा होता है कि सस्टेनेबली एक्ट करें, वरना वो टैक्सेस लगाएंगे उनके ऊपर, और सब्सिडाइज करना बंद कर देंगे उन्हें। तो लेकिन बिजनेसेस के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि सस्टेनेबल और एथिकल वे में एक्ट करने के लिए इट कॉस्ट अ लॉट, बहुत ज्यादा उसमें पैसे लगते हैं उसके लिए। तो वाई वुड दे वांट टू डू समथिंग, तो फिर वो टैक्सेस अवॉइड करने के लिए, या गवर्नमेंट को ब्राइब करते हैं,
या कोई और तरीका निकाल लेते हैं, अदर वेज, बिकॉज रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, 3 Rs जो है, इनके इन्फोर्समेंट और इन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। तो अपना ये एटीट्यूड पहले बदलेंगे, अवेयरनेस फैलेगी, और जो वॉइसेस हैं यूथ की उनको एम्पलीफाई किया जाएगा, तो ही हम इस मसले पर कुछ काम कर सकते हैं और इसके प्रॉपर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो या नाउ इट्स टाइम क्या फॉर आपने एक बात की अभी, आपने एक बात की अभी, मैं पॉइंट करना चाहूंगा। आपने कहा कि रैपिड चेंज आया है, पहले भी क्लाइमेट चेंज हो रहा था बट अब एक रैपिड चेंज आ रहा है। आप ये देखिए कि पिछली निस्फ सदी के अंदर जो दुनिया की आबादी है वो डबल से ज्यादा हो गई है। या आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि जब 1947 में 4 करोड़ थे मेरे ख्याल से, सम मुझे ऐसे याद, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो हम 5 गुना ज्यादा हो गए 75 सालों के अंदर। अभी तो एक सदी पूरी भी नहीं हुई ना। एग्जैक्टली। तो जब रैपिडली आप एक बहुत ही तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है, तो भी बहुत तेजी के साथ क्लाइमेट चेंज भी तो होगा ना। और ये भी एक कहा जाता है कि अब हम 8 अरब हैं, तो अगर हम 9 अरब से ऊपर चले गए पूरी आबादी, तो फिर ये एक साइकिल जैसा होता है, जैसा कि जब शेरों की आबादी बढ़ती है तो हिरन कम हो जाते हैं, हिरन की बढ़ती है तो फिर मतलब हिरन फिर कम होते, तो फिर हिरन कम हो जाते हैं। और फिर ऐसा होता है कि फिर शेर जब भूखे मर रहे होते हैं, जब हिरन कम हो गए, जी तो जी। फिर हिरन ज्यादा हो जाते हैं, सिस्टम चलता रहता है। तो 9 अरब के बाद हमारे साथ भी ये फिनोमिना होना है, जो कि पता है कि होगा। तो हम क्यों नहीं रुक रहे? यानी कि हम चाहते हैं कि हम बच्चे बस पैदा करते जाएं, और हम अपने बच्चों को, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको हम उस अजाब में झोंक दें जानबूझ के। हमें पता है कि उनके ऊपर आएगा, और हम उनको उसमें झोंक रहे हैं जानबूझ के। बिल्कुल। और ये जो यानी कि हम जी जी। खुद मतलब हम्म आबादी को हमने खुद से कम नहीं करना, हमने उनको मरवाना लाजमी है किसी तरीके से, मतलब मरवा के कम करना है। तो ये वाली बात हो गई ना। तो ये सीन है। और खास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज में, जिस तरह आपने कहा, फैमिली प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको जो इस चीज पर अमल करते हैं, जिन्होंने फैमिली बहुत प्लानिंग। से डेवलप कंट्रीज भी ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके अंदर, लेकिन फिर भी वहां पे ज्यादा आवाम क्योंकि पढ़ गई है, या उनको वो अवेयर हो गई है इस हवाले से, तो उन्होंने इसे कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अभी अंडर डेवलप और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पे भी इश्यूज ये वाले हैं। हम्म साउथ एशिया में देखें बहुत ज्यादा इशू है इस चीज का, कि हमारे यहाँ कल्चरल ऑब्लिगेशन समझा जाता है इस चीज को, कि बच्चे ज्यादा होने जी चाहिए। जी अगर आप उनसे जी। बात करो तो वो आगे आपको मतलब हम्म आपसे फाइट बैक कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। exactly। और 2030 तक, जिस तरह आपने कहा, 9 करोड़ की आबादी से पहले हमें 9 अरब आपने कहा है। नहीं तो 30 तक नहीं, बट आई डोंट नो कब तक, बट 9 अरब से ऊपर जब जाएगी तो फिर हमारे ऊपर उसके बड़े ड्रेस्टिक इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारी आबादी कम होना शुरू हो जाएगी 9 अरब के बाद, 9 या 10 अरब तक। यूनाइटेड नेशंस ने तो 2030 उसका कहा है, तो आई डोंट नो कि उस वक्त तक इतनी हो जाएगी आबादी के नहीं। उन्होंने तो कहा है कि मतलब 7 years में कि उतना हो जाएगा, और फिर जितने भी ड्रास्टिक इफेक्ट्स हैं उसके, कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, फॉरेस्ट फायर्स फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, और जितने भी सारे उसके। फिर कंजप्शन बढ़ जाएगी ना। जितनी आबादी, अब देखें जितनी आबादी है, अगर अभी अभी जो नई एक रिसर्च आई है कि हमारी जो जमीन है उसको थोड़ी सी एक्सेस पे और टिल्ट हो गई है। अच्छा। हम्म ठीक है ना, उसकी वजह क्या है कि बहुत तेजी से हम पानी को जी जी। कंज्यूम कर रहे हैं, जो नीचे पानी मौजूद है। हम्म। आबादी बढ़ रही है तो हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ना। तो जितना कंज्यूम करते जाएंगे, जितना आबादी बढ़ेगी, तो उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो हम पहले जब 4 अरब थे तो हम बड़ा खुश खुश थे मेरे ख्याल से। तब भी लोग जिंदा थे, खुशहाल थे। तो अब भी तो खुश रह सकते हैं। फिर ऐसे क्या मतलब जरूरत है कि नहीं इसको 10 अरब करके है और फिर सबको मार के इसको कम करना है? बिल्कुल, अभी भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं, मगर हाँ। बात वो ये कि लोग अगर चाहेंगे नहीं तो नहीं होगा। अगर उनकी नीयत साफ है और वो इस बारे में जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पढ़ते हैं वो, और हर जगह, हर वेबसाइट पे, हर जगह एसडीजीज, क्लाइमेट चेंज हर जगह नजर आ रहा होता है, कि ये नहीं किसी को पता नहीं है। ये अलग बात है अगर वो खुद डेफ एंड डम्ब रहना चाहे उस मामले में, रिएक्ट ना करना चाहे, तो इट्स अपॉन देम। तो I think now it's time for Humaira Tehseen to come forward and share with us her thoughts on global animal rights and interspecies justice. वेल थैंक यू खदीजा एंड ओबियन। आप बहुत आपकी गुफ्तगू में सुन रही थी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए ओबियन ने रिगार्डिंग पॉपुलेशन का जो एक एक्सप्लोजन नजर आ रहा है हमें।
और पर्टिकुलरली इसके अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका जाहिर है कि वो देखिए आबादी बिल्कुल एक टाइम पर आपके लिए एडवांटेज होती है, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान या हम जैसे और कंट्रीज जहाँ पर यूथ बल्क है, जिसमें जिसका मतलब ये है कि इस वक्त आपकी जो यूथ की आबादी है वो बाकी जो आपके एज ब्रैकेट्स हैं या एज ग्रुप्स हैं उनसे ज़्यादा है, जिसके अंदर आपकी ओल्डर पॉपुलेशन आ जाती है, आपके बच्चे आ जाते हैं। तो इस वक्त यूथ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात ये है कि सिर्फ यूथ का ज़्यादा होना जो है वो कोई हमारे लिए खुशी की बात नहीं होनी चाहिए। असल तो बात ये है कि वो यूथ जो है वो स्किल्ड हो, वो यूथ जो है वो तालीम याफ्ता हो। आपको अभी मैं बताती हूँ कि मैंने कल ही एक खबर पढ़ी जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान टॉप्स द कंट्रीज जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है वो एग्जिस्ट करता है। जी तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर हम कहीं टॉप पर आए भी हैं तो हम किस चीज में टॉप पर आए हैं, उससे सबसे ज्यादा जो है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इस वक्त हमारे यहाँ पाए जाते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो यहीं से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ, और आपने जैसे पूछा मुझसे कि इंटरस्पीसीज जस्टिस और इस पे तो देखिए वही बात है कि सबसे पहला नुक्ता तो ये है कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसान और बाकी जितनी भी इस धरती के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर स्पीसीज हैं, उनका एक बहुत डेलिकेट ताल्लुक है आपस में। और जैसे ओबियन भी बात कर रहे थे कि 4 अरब तक आबादी जो थी, जाहिर है कि उसने आपने अपने प्लैनेट के जो रिसोर्सेज थे उनको एग्जॉस्ट भी कर लिया था, और उस वक्त अगर आप जिंदगी जी रहे थे तो वो कम अज कम आप बाकी स्पीसीज की कॉस्ट कर रहे थे। डेफिनेटली इंसान जो है वो हमेशा से मीट कंज्यूम करता आया है, जानवरों के साथ हमारा ताल्लुक इसी तरह का यूटिलिटी का रहा है बेसिकली ना, कि वो उनसे जो है वो पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे हम अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते हैं। तो यूटिलिटी के टर्म्स में देखा जाए तो वो बात ठीक है, लेकिन जैसे मैंने जो एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जो हमने किया था खदीजा, तो उसमें भी मैंने हाईलाइट किया था कि अब मामला उससे मैंने फोल्ड हो चुका है, और ये जो यूटिलिटी है वो अब ग्रीड की शक्ल इख्तियार कर गई है। और अब आपको एनिमल क्रूल्टी की ऐसी ऐसी हॉरिफिक एग्जांपल्स मिलती हैं कि जिनके बारे में सुनना या जिनको विटनेस करना जो है उससे वो मुमकिन ही नहीं है एक सेन इंसान के लिए। अब उसके अंदर बात आ जाती है कि हम जो कमर्शियल बिल्डिंग करते हैं, फिर इसी तरह से अगर इसको हम बिल्कुल बेसिक सतह पर देखें तो आप ये देखिए कि जैसे हमेशा से डॉग जो है वो इंसान का बड़ा ही लॉयल दोस्त रहा है, और वो हंटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता था, वो गार्डिंग के लिए भी इस्तेमाल अभी भी होता है। लेकिन अब हमने जो एक नया फिनोमेना जो हम देखते हैं वो ब्रीड कॉन्शियसनेस है, कि जैसे हम इंसान जो है वो ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं, तो इसी तरह से अब हम जानवरों को लेकर जो वो ब्रीड कॉन्शियस हो गए हैं। अब उसका नुकसान ये है कि हमारे जो लोकल, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो लोकल हमारी आपको स्पीसीज मिलती है, ये लोकल ब्रीड मिलती है जो डॉग्स की या कैट्स की, उनको जो है वो कोई अपनाने को तैयार नहीं है। और साथ ही साथ जो है वो चूंकि कुछ कह लें कि उसमें मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स कह लें, रिलीजियस जो भी उससे हवाले आ जाते हैं, तो उनकी वजह से खास तौर पर कुत्ता जो है उसको तो बहुत ही मलून समझा जाता है, और उसके साथ तो हम जो ट्रीटमेंट देखते हैं वो तो अनइमेजिनेबल है। तो कहने का मकसद ये है कि अब इससे हो क्या रहा है, ये तो हमें इल्म है कि एनिमल क्रूरल्टी एग्जिस्ट करती है, और वो सिर्फ यहाँ नहीं करती, वो दुनिया भर में करती है। हमारे यहाँ तो वो बिल्कुल उसकी बहुत ग्रॉस एग्जाम्पल्स मिलती ही है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं इंडस्ट्री के टर्म्स में, तो वहां पर जिस तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है, जिस तरह से जो है वो डेयरी के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको इंक्रीज करने के लिए, गाय भैंसों का जो दूध है उसमें इजाफा करने के लिए, मुर्गी को ज्यादा से ज्यादा अंडे देने पर मजबूर करने से लेकर गोश्त की पैदावार बढ़ाने तक जो है, ये जो ब्रीडिंग के सारे तरीके हैं, इसी तरह से जो खास तौर पर जो आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो किस तरह से जो है वो जानवरों का इस्तेमाल करती है, उनकी उनकी जैसे मिंक की मैंने मिसाल दी थी, तो मिंक जो है वो एक बड़ा नाजुक सा बिल्ली के साइज का एक जानवर है, और अमेरिका में जो है वो ज्यादा पाया जाता है। तो उसको किस तरह से एक्सेसिव ब्रशिंग की जाती है, क्योंकि उसके फाइन डेलिकेट बाल जो हैं वो इंसान मतलब ह्यूमन के लिए जो है वो आई लैशेस बनाने का काम करती हैं, जो है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। इसी तरह से बत्तखें जो है उनको एक्सेसिवली उनके पर नोचे जाते हैं, और वो बड़े चूंकि डेलिकेट पर होते हैं तो उनसे जो है वो सरहाने भरे जाते हैं। अब इमेजिन करें कि
लग्जरी के लिए इंसान जो है वो किस हद तक यू कैन सो लो कि उसमें अगर किसी जानदार को उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ी है। फिर इसी तरह से आप देखिए रेप्टाइल स्किन, फिर आपको नजर आती है फॉक्स फर जो है, उसको एक फैशन स्टेटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे इन तमाम चीजों की असल में बात ये कि सर्वाइवल अगर तो करना है तो सर्वाइवल तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने बाकी स्पीसीज को अपनी लग्जरी के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर ये वो पॉइंट है जहां पर आकर आपका जो एक बैलेंस ऑफ नेचर जो रखा गया है वो वो तवाजुन जो है वो बिगड़ रहा है बहुत ही। अब आप ये देखते हैं कि आपका जो नोटेला जो बड़ा फेमस हुआ, मतलब यानी हर जगह पर जो है वो नोटेला, हमें हमें देखा कि बच्चे उसको चमचों से खा रहे हैं, उसको जो है वो पिज्जा में भी लगा रहे हैं, उसको ब्रेड पे भी लगाया जा रहा है स्प्रेड के तौर पे ऑब्वियसली। तो अब आप ये देखिए कि उसकी प्रोडक्शन में पाम ऑयल का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा है, और पाम ऑयल आपको पाम ट्री से मिलता है। इसी तरह से कोकोआ जो चॉकलेट है उसके जो ट्रीज हैं, उनकी जो प्लांटेशन है, उसमें जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं उनके साथ जो है वो जो इनह्यूमन जो आप देखते हैं कि बर्ताव किया जाता है बड़ी बड़ी ये नेस्ले एंड इस तरह की जो बड़ी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट्स हैं इनकी तरफ से। तो ये आई थिंक कि यहाँ पर अब वो वक्त आ गया है, जैसे कि पहले अभी आप दोनों भी बात कर रहे थे कि आबादी चूंकि हम लोगों ने इररिस्पॉन्सिबल एक्ट्स की वजह से इतनी बढ़ा ली है, और इसी तरह से जैसे इंसानों ने अपनी आबादी बढ़ाई है इसी तरह से उन्होंने जानवरों के साथ भी जुल्म किया कि उन्होंने उनकी भी एक्सेसिव ब्रीडिंग करवा दी। अब आप ये देखिए कि इस जमाने में हम कहते थे कि पर्शियन नस्ल की बिल्ली बड़ी कोई एक्सोटिक चीज है, बड़ी कीमती चीज है। अब आपको आम गलियों में जो है मैंने खुद जो है वो कितनी ही बिल्लियां जो हैं जो पर्शियन नस्ल की हैं, मैंने उनको जो है वो बुरे हालों में देखा है, क्योंकि उनको या तो अबेंडन कर दिया जाता है या क्योंकि एक्सेसिव ब्रीडिंग की जाती है। तो अब आपको समझ ही नहीं आता कि इतने सारे जो बच्चे हुए हैं उस बिल्ली के, आप उनका क्या करेंगे, क्योंकि आई मीन उनको खाना पिलाना, उनकी केयर करना इट्स अ टफ जॉब। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर अब वो टाइम है, और बहुत सीरियस इशू है ये हमारा, कि जो कायनात का तवाजुन है, जो इस धरती का तवाजुन है, वो ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज की वजह से खराब हो रहा है। और उसका नुकसान, जैसे ओबियन ने कहा कि वो हम पता नहीं क्यों उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो जो है वो आए और हमारी नस्ल सारी ही जो है वो तबाह हो जाए। आई मीन हाई टाइम कि हम ये देखें कि कहाँ पर हम वी वेंट रॉन्ग एक्चुअली, क्या है जो हमने गलत किया है और क्या है जहाँ पर अब हमें रुककर ठहर कर सोचना है, और फिर उसके लिए जो है वो अपनी 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 जैसे कहते हैं कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, कि ताकि हम इस कायनात को जो है वो बर्बाद होने से बचा लें। क्योंकि एनिमल्स जो है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जानदार, वो चाहे पौधे हों, चाहे आपकी तितलियां हों, चाहे आपके परिंदे हों, चाहे आपकी बिल्लियां, कुत्ते, गधे, जो भी, देखिए उनका कोई ना कोई मकसद है जो वो फुलफिल कर रहे हैं। तो उसके लिए उनके लिए एक जिसे कहते हैं कि एक ह्यूमन ट्रीटमेंट जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Okay. Thank you so much, Humaira, for sharing your thoughts on how animals should be treated and how they are, currently treated in not just the developing countries, but in the developed countries as well. उनका किस तरह उनको ट्रीट कर रहे हैं, खास तौर पर जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसमें जिस तरह फॉक्सेस हैं, रैबिट्स हैं, उन सबकी उनकी फर यूज करके हम जो अपने जैसे क्रोकोडाइल की स्किन से लेदर बैग्स बनते हैं, कोट्स बनते हैं, पॉलर बियर फर हम यूज करते हैं। तो वो किस तरह उसका इस्तेमाल हमें बिल्कुल मिनिमाइज कर देना चाहिए, और मिनिमाइज के साथ बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और ओवर ब्रीडिंग जो है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और क्लाइमेट चेंज के साथ किस तरह वो रिलेटेड है। तो या now is the time for the discussion on another important problem faced by the third world countries: gender inequality. Gender inequality or gender discrimination is pretty evident in our society. And each and everything that happens every hour around us reflects patriarchy, domestic violence, and gender bias. From studying in co-ed to early or forced marriages, this is quite prevalent in countries like Pakistan. But why is this so? The reason that I can think of are like illiteracy, lack of awareness, few education opportunities for women, and cultural barriers. Now, if you not notice, all of them are like interlinked. One problem leads to another, and a solution to a problem solves the other problem to an extent too.
Lack of empowerment, financial security, and education, it makes a woman have a low self-esteem of herself, and she's discouraged to be independent or to make choices of her own, to live the way she wants to. According to the Women Peace and Security Index, Pakistan is ranked 167th out of 170th countries in terms of women's well-being. This makes a woman weak, and once she is weak, she's an easy target of domestic abuse, threats, marital rape, sexual harassment, forced marriages, acid attacks, and similar forms of violence. The cycle goes on. In societies like ours, women are thought to be a burden on their parents. They're not allowed to be educated as men are. They're confined to their houses and they're married off at an early age because a woman in this society, she's a liability. And bearing a girl means dowry, of course. Since childhood, they're said to be the responsibility of her father, then her brothers, and finally her husband. So the self-sufficient part is nowhere. Cognizant women are an asset to a country. They're huge contributors to the economic growth of a country, employment, raising responsible citizens, and a part of the active workforce, as well as defense. Women, science proves, are emotionally stronger than men, more tolerant, enduring, and able to cope with stress. Thus, it is easy to pressurize or frighten them into doing something that they don't want to do, because they will endure, they will listen, they will silently agree to everything that is being sent to them. Women have their employment, voting, and education rights in Pakistan. Some laws, however, contradict these rights, making it impossible for them to find a suitable job or working in an environment without having to face workplace harassment every day. Forced marriage is still a norm. For instance, Islam and the law itself prohibits this, but there you go, it still happens. Independent women are looked down upon, and unmarried ones are taunted every day. Marriage is as widely misconcepted, not an obligation in Islam, but in Pakistan it is. After marriage, girls are discouraged and strongly advised not to, walk out of an abusive or unhealthy relationship. But since it is a lifelong responsibility, as taught, let's bear it. A good wife works like a slave. A good daughter, she has to listen to her parents. A good daughter-in-law, she has to bear as many children possible. A good mother, she has to make a lot of sacrifices. So this is what happens. Yes, being a girl is not easy in countries like Pakistan, in countries like India, and countries like Sri Lanka, developing countries. Hundreds of women are dying every day due to domestic violence, but for us that's normal. Weak mothers, on the other hand, they produce weak children, and the nation slowly starts to lose its strength, its potential. In their later ages, women become a prey to mental disorders, physical unfitness, and depression. The suicide ratio increases eventually. Honor killing is also evident in Pakistan. Forcefulness and compulsion forces young girls to run away from their homes and perhaps never come back, thanks to the alarmingly increasing rate of abductions, underage marriages, and homicides. Now, what is the solution to this? An argument always ends in a misogynist, a chauvinist, or a patriarch, presenting religion as the benchmark for the inequality. Further argument leads to, blasphemy or a conspiracy and God knows what. The basic mindset needs to be changed first. Young girls need to be properly educated and made aware of their rights. The rights of family planning, their birth rights, the rights of asking for divorce, the right to say no where required, employment rights, and so on. A low rate of crime and a safe environment leads to confidence in the women, and so they can raise stronger daughters on their own. The dowry system needs to be abolished. Parents need to be more considerate and unbiased. A workplace harassing employer or boss needs to be suspended immediately. Girls need to know about their reproductive rights and should not be looked down upon in any case, not just because their fault is to become a girl. Only doing all of this can lead to a stronger nation and non-violation of the fundamental human rights. The concept of you need a strong man to support you should be changed to be strong so that men need a strong woman like you to support them.
And as Malala recently said in her speech in Nigeria on her birthday, one teacher, one parent, one activist can't change the world on their own. They need someone to amplify their voices. So that's what I have to say about my topic. And now I'm grateful if you guys say something regarding this. खदीजा, आपने एक लफ्ज यूज किया अभी के अगर being girl it is difficult in South Asia, Mm-hmm. also it is in Africa, and still there are many countries, most of the countries in the world जहाँ पे being girl मतलब मुश्किल है। और अगर आप सब कुछ ऐसा जैसा कि काम हो रहा है जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, अगर कोई जंगें नहीं होती, इंसान तमीज से चलता रहता है, तो तब भी अभी हमें 100 साल लग जाएंगे इस चीज को क्रिएट करने में, जेंडर इक्वालिटी को। अभी इतना हम पीछे हैं इस चीज से। और अगर मैं अपनी बहन को एकेडमी छोड़ने जा रहा हूँ, सपोज शाम को उसके साथ में जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि वो महफूज नहीं है गली में, इसलिए मैं जा रहा हूँ ना। तो अगर आप अपनी बहनों को छोड़ने के लिए जा रहे हैं साथ, ठीक है ना, उनको सफर में अकेला भेजते हुए डर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी जेंडर इक्वालिटी के पर नहीं पहुंचे। अब इतना मर्जी कह लें कि आपके यहाँ खवातीन महफूज हैं, आपने बहुत उनको हकूक दे दिए हैं। कैसे हकूक दिए हैं कि आप उनको अकेला नहीं सफर करने दे सकते? वो कैसे हकूक हैं कि आपके खवातीन आपसे ही महफूज नहीं है? और दूसरा, आपने बात की इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। नॉट जस्ट इमोशनली, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जब बच्चा पैदा होता है तो तकलीफ दर्द की, देखें हर चीज की एक लिमिट होती है। तो दर्द की एक लिमिट है जिसको क्रॉस करने के बाद बंदा मर जाता है। अगर उस लिमिट पे आप पहुंच जाए तो आपकी डेथ आगे हो जाती है। लेकिन जो बड़ी अमेजिंग चीज है वो ये कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो उसको तकलीफ जो होती है ना, वो उस लिमिट से ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से बहुत सी खवातीन मर जाया करती थी, बट देखिए कितनी खवातीन बच जाती हैं। तो फिजिकली भी तो स्ट्रांग हुई ना ये जेंडर। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है ना, नॉट जस्ट इमोशनली बट फिजिकली भी, क्योंकि देखिए हमारी पूरी जो ह्यूमन रेस है वो डिपेंड कर रही है खातून के ऊपर। जी हम एक औरत से आए हैं, ठीक है। तो अगर औरत ही नहीं रहेगी तो दुनिया तो खत्म हो जाएगी ना, बिल्कुल। इसके ऊपर एक बड़ा इसके ऊपर डिबेट होती है कि सिर्फ औरत ही बच्चा पैदा नहीं कर रही, मर्द भी कर रहा है। बट इसके ऊपर मेरा एक बड़ा मौकफ है जिससे लोग डिसएग्री कर सकते हैं, गलत कह सकते हैं। वो ये कि अगर सारे मर्द दुनिया से, अगर सारी औरतें दुनिया से खत्म हो जाएं तो इंसान खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सारे मर्द दुनिया से खत्म हो जाए तो स्टिल देयर इज होप कि इंसान खत्म नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि अंदर कोई ऐसी हार्मोनल चेंजेस आए किसी खातून के अंदर या कुछ खवातीन के अंदर कि वो खुद से विदाउट अ बॉय वो खुद से बच्चा जनरेट कर दें। जैसा कि हमारे पास रिलीजियस रेफरेंस मौजूद है इस चीज का, रिलीजियस रेफरेंस विद अ बॉय विदाउट अ हस्बैंड। हमारे पास शार्क की फैमिलीज मौजूद हैं, शार्क जो मछलियां होती हैं समंदर में, ऐसी एक उनकी कम्युनिटी है जो कि बगैर मतलब मेटिंग के वो बच्चा पैदा कर रहे हैं। और अब तो रिसेंटली एक मगरमच्छों की कम्युनिटी भी दरियाफ्त हो गई, जो उनकी खवातीन जो है, जो मादा जो है, वो बच्चे पैदा कर रही हैं, उनको किसी बंदे की जरूरत नहीं है। तो जब हमें ये चीजें पता है तो इसको एक्सेप्ट करने में क्या हर्ज है? तो हम प्यार से चल सकते हैं ना इकट्ठे होके। और आपको पता है कि चीज आपसे स्ट्रांग है, इमोशनली भी स्ट्रांग है, फिजिकली भी स्ट्रांग है, और वो आपके बका की जमानत है उसका मौजूद होना, तो आप उसे क्यों नहीं दे सकते राइट्स पूरे? सिंस यू मेंशन खदीजा कि हम वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम और अब शायद 1-2 मिनट ही रह गए हैं, तो बस आई थिंक कि मैं बस आपको ही कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, हम सबको इकट्ठा किया। एंड नो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर ऑफ सच पॉडकास्ट वेबिनार्स, ताकि आप जैसे यूथ सामने आए, लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को बताएं कि व्हाई वी नीड टू टॉक अबाउट दीज सेंसिटिव इश्यूज, और इसमें हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है वो लेने की जरूरी है। तो इससे पहले कि हमारा ये जो है वो खत्म हो जाए, आई वुड लाइक टू थैंक यू। और मैं बाकी भी जो लोग सुन रहे हैं उनसे कहूंगी कि जरूर हमें कॉज में आप हमारा हिस्सा बने, हमें ज्वाइन करें और मिलकर हम इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच खदीजा। You're welcome. Thank you, Obian, and thank you, Humera, for joining us today. And I hope to, being with you guys in the future webinars and podcasts as well. Thank you. Looking forward to that too. Take care, everyone.
Take care. Bye.